जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं, साथ में ही भूगोल की स्पेशल क्लास चल रही है। जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो है पड़ी हुई है। क्लास भी आज 44 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो वह शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक विज्ञान में नहीं शामिल है, वह भी उच्च प्राथमिक स्तर पर। मनोविज्ञान भी नहीं शामिल है। और तीसरे ऑप्शन में भी जो है वह समाजशास्त्र दिया गया है, यह भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय जो है वह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? निपुणात्मक अधिगम का, व्याख्यानात्मक शिक्षण का, संरचनात्मक प्रशिक्षण का, अनुकरण का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुकरण। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, अनुकरण। आगमनात्मक अधिगम अनुकरण विधा का विरोधाभासी है। अनुकरण सिद्धांत, भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रकृति को नहीं, इसलिए यह आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। कथन बी है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है। थर्ड ऑप्शन है ए असत्य है, बी सत्य है। ए बी दोनों असत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कथन है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह बात जो है सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। यह बात जो है गलत है। सेकंड कथन गलत है, क्योंकि आलोचनात्मक सोच उत्पन्न ही दूसरों के तर्कों पर होता है और फिर उसे समझकर उसका विस्तार किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सत्य है किंतु भी असत्य है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है? आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तर्कों का उपयोग कर एकीकृत आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया के एकत्रित आंकड़े,
अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। आंकड़ों का संग्रह दो तरीके से किया जाता है। पहला जो होगा प्रत्यक्ष, आंकड़ों का जो संग्रह है वह दो तरीके से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। आंकड़ों का संग्रह जो है वह दो तरीके से किया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीके को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। प्रत्यक्ष तरीका जो है वह विश्वसनीय माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्राकृतिक डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूगोल। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, भूगोल। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक और तृतीयक दोनों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्थानिक समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है द्वितीयक स्रोत है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। समाचार पत्र की सूचना किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त होती है। समाचार पत्र जो है वह सूचना जो होती है वह दूसरे के माध्यम से प्राप्त होती है और इसी कारण ही स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह जो है वह द्वितीयक स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? आधुनिक, अनन्य, विशेष, समावेशी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो वह सीखते हैं समावेशी कक्षा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समावेशी। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी समावेशी प्रकार की कक्षा में
अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं और समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। नीचे सिद्धांत दिए गए हैं और वह सिद्धांत किसने दिया है, चलिए पढ़ते हैं। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो यह सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का, C.L. ओगडेन का, डी पर्सल का, J.L. बेल का। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। यह जो सिद्धांत है वह जीन पियाजे का सिद्धांत है। जीन पियाजे ने कहा सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। और पियाजे का सिद्धांत जो है वह विकासीय अवस्था सिद्धांत कहलाता है। पियाजे का सिद्धांत जो है वह विकास की अवस्था का सिद्धांत कहलाता है। विकास की अवस्था का सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है और कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। या सिद्धांत जो है वह जीन पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए परियोजना को करने के लिए इन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। कौन सा ऑप्शन सही होगा। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करना चाहिए और ये क्रियाएं शैक्षणिक और सामाजिक अधिगम अनुभवों के रूप में हो सकती हैं। सहकारी अधिगम कक्षा की क्रियाओं के संचालन या संगठन का एक उपागम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं अमूर्त सोच, आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह सभी जो है SST में शिक्षण के क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आलोचनात्मक सोच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है, आलोचनात्मक सोच। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे हम आलोचनात्मक सोच कहते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? स्लिट्स, पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे और खनिज के जो है या इसी सामग्री से रंग प्राप्त किए गए हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग जो हैं वह पौधे और खनिजों से प्राप्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? लकड़ी पर, ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? तो पांडुलिपियां जो लिखी गई थी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां थी वह ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताड़पत्रों पर। पांडुलिपियों का इतिहास ही भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। पांडुलिपियां जो है वह भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। पांडुलिपियों जो है यह भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप ये बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि पूरा पाषाण काल है और माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा है। इस युग में मनुष्य जो है सबसे अधिक दिनों तक रहा है। मनुष्य सबसे अधिक दिनों तक रहा है। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा है। पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। सेकंड कथन है, यहाँ खेती की पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं। सेकंड ऑप्शन है ए सत्य है किंतु बी असत्य है। थर्ड ऑप्शन है ए असत्य है किंतु बी सत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए बी दोनों असत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
कथन पहला कह रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह कथन जो है सही है। पहला कथन सही है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यह बात सही है। सेकंड कथन है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, यह भी जो है सही है। सेकंड कथन भी सही है, दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा नगर मिले हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं और गुजरात में 9 नगर मिले हैं। कितने नगर मिले हैं? तो 9 नगर मिले हैं, जिसमें जो प्रमुख नगर हो गया लिख दे रहे हैं। पहला जो होगा लोथल, इसके बाद होगा सुरकोटदा, फिर इसके बाद होगा रंगपुर। रंगपुर हो गया, देसलपुर, या जब जो भी लिखा जा रहा है पूछे जाने की संभावना है, और महत्वपूर्ण जो है वही लिखा जा रहा है। और होगा धौलावीरा। धौलावीरा यह सभी जो है इम्पोर्टेंट है। और 9 नगर जो है मिले हैं गुजरात राज्य में, जो कि सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।